Hello students, in this video we are going to talk about mitochondria. आज के इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर लिया, गोल्गी, पेटस, पर्डिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। अब आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जैसे कि हम हर काम कर सकें, पढ़ सकें या हमारे अंदर हर प्रोसेस हो सके, डाइजेशन हो सके, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। चलिए पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाई कोलिकस। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था कोलिकस ने, डिस्कवर्ड बाई कोलिकस। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? कोलिकस ने। कोलिकस ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और रिचर्ड अल्टमान नाम के साइंटिस्ट थे, एक रिचर्ड अल्टमान। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। उन्होंने कहा, जो डिस्कवरी की कोलिकस ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, लेकिन उसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। तो बाद में क्या किया? रिचर्ड अल्टमान साइंटिस्ट ने बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बायोप्लास्ट। तो अगर आपसे पूछता है कि हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकस। हु गेव द टर्म बायोप्लास्ट, किसने टर्म बायोप्लास्ट या नेम बायोप्लास्ट का इस्तेमाल किया? तो रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। बाद में आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद, कार्ल बेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो 3 साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। पहला तो ये है कि कोलिकस ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। सेकंड ये है कि रिचर्ड अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। और थर्ड ये कि जो प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दिया था? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस है। Why mitochondria is also known as powerhouse of the cell? Because the energy required for various chemical activity. क्या है? The energy required for various chemical activity released by mitochondria. जो एनर्जी चाहिए हमारे लाइफ के लिए, जीने के लिए, या बहुत सारी एक्टिविटी हैं आपकी, लिखना है, पढ़ना है, फूड का डाइजेशन करना है, या कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, राइट। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी आप कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती। तो द एनर्जी रिलीज या द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ आर रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि जितनी एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्लियर? इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेल में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती है। अब जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है, क्लियर, वो स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द एनर्जी रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऐसे थोड़ी ना एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी क्या है? एटीपी एडिनोसिन
T for triphosphate. Adenosine triphosphate, ATP, right? Adenosine triphosphate is also known as energy currency of cells. Energy currency of cell. सेल की एनर्जी करेंसी है, क्योंकि जो भी एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. क्लियर? पहला क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स बिकॉज द एनर्जी रिलीज बाय वेरियस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. और दूसरी बात कि एटीपी क्या है, तो एटीपी इज आल्सो नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स बिकॉज द एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी का स्टोरेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में. तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या, एनर्जी की करेंसी है. जैसे कि सपोज क्या हुई, एनर्जी क्या का फॉर्मेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट, एनर्जी बनी और वो स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, राइट. अब बन गई एनर्जी करेंसी. ये क्या है, चेक है, राइट. अब ये जब आपको जैसे कि हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, राइट, कोई भी काम करना है, पढ़ना है या फिर रीडिंग करनी है या लिखना है या एक्सरसाइज करनी है, तो ये क्या होगी, जो एक्सरसाइज के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो एटीपी से हमें मिल जाएगी. क्लियर? तो ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर्ड होती है. क्लियर? और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, इसीलिए ये क्या है, पावर हाउस है, इसके फॉर्म में स्टोर होती है, इसीलिए ये क्या है, एनर्जी करेंसी, राइट. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कोलिकर एंड रिचर्ड अल्टमान ने इसे क्या कहा, बायोप्लास्ट का, एंड आफ्टर 12 ईयर सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया. क्लियर? Mitochondria is also known as powerhouse of the cells because the energy required for various activities needed for life are released by mitochondria in the form of ATP. इतना रीजन लिखना है, that's why it is also called powerhouse of the cell. Right? उसके बाद क्या, what is ATP? Adenosine monotriphosphate क्या है? Adenosine triphosphate are also known as energy currency of the cells because energy released by mitochondria are stored in the form of ATP. Because energy released by mitochondria are stored in the form of ATP, that's why it is also known as energy currency of the cells. Right? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. कैसा सेल ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है. द आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, द आउटर मेम्ब्रेन आर पोरस इन नेचर, दे कंटेन पोर्स. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोर्स को कंटेन करती है, राइट, उसमें बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं. और द इनर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria are highly folded. Mitochondria are deeply folded. इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इस तरीके से फोल्ड होती है, डीपली
फोल्ड होती है। देखिए यहाँ फोल्ड है ना, इनर मेम्ब्रेन क्या है इसकी, डीपली फोल्ड होती है, जिससे क्या होता है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हाउ, देखिए अगर कोई भी मेम्ब्रेन इस तरीके से है, राइट, और कोई मेम्ब्रेन इस तरीके से है, राइट, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा कि इसका? ऑब्वियसली इसका होगा, राइट। तो जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये डीपली फोल्डेड होती है, इस तरीके से फोल्ड होती है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और एरिया बढ़ने से क्या होता है, जो एनर्जी का एटीपी जनरेट होता है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो ये जो फोल्डेड होती है मेम्ब्रेन, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, एटीपी का जो जनरेशन होता है, एटीपी जनरेटिंग जो केमिकल प्रोसेस है वो भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि एटीपी का जो जनरेशन होता है वो इसी फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो ये क्या करती है, दिस क्रिएट द मोर सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग। ये क्या करती है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डीपली फोल्डेड है, डीपली फोल्ड होकर के क्या प्रोवाइड कर रही है, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। तो ये स्ट्रक्चर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी में क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी जनरेट होता है, राइट। तो ये जितनी ज्यादा फोल्डेड होगी उतनी ही ज्यादा सरफेस मिलेगा फॉर एटीपी जनरेशन के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होकर के क्रिस्टी बनाती है, जिससे मोर सरफेस एरिया मिल जाता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। और इतना ज्यादा एटीपी बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में बनेगी, स्टोर होगी, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर, इसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस या आपने पढ़ा लाइसोसोम, इसके पास खुद का डीएनए एंड प्रोटीन नहीं होती है। ये सेल्स, ये जो डीएनए है वो सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, राइट। और प्रोटीन क्या होती है, राइबोसोम बनाता है, राइट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्पेशल सेल ऑर्गेनल है जिसके पास हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन, जिसके पास खुद का डीएनए होता है। मतलब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल्स में नहीं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, खुद का डीएनए होगा, राइट। खुद का डीएनए होगा और खुद की प्रोटीन होती है। प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि डीएनए एंड राइबोसोम होता है, चाहे प्रोटीन लिखिए चाहे राइबोसोम। जहां पर भी राइबोसोम होगा मतलब वो सेल्स क्या करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। जैसे कि ईआर की सरफेस पर राइबोसोम था तो आरईआर हमने उसे कहा, और आरईआर क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इसे किसी जगह से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसे जरूरत नहीं है कि गोल्गी अपरेटस क्या करे, इस माइटोकॉन्ड्रिया तक प्रोटीन को पहुंचाए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास खुद राइबोसोम है, खुद का राइबोसोम है, ये खुद की प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर लेगा। खुद का डीएनए भी है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड
आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल्स। जो प्लास्टिड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स लैक प्लास्टिड। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, अपना फूड ओन प्रिपेयर नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ प्लास्टिड, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो जो प्लास्टिड है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनाइज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। प्लास्टिड इज आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका क्रोमोप्लास्ट और दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है? पहला आपका क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स होता है, क्रोमो मीन्स होता है कलर, कलरफुल, राइट। और ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस। क्रोमो मीन्स होता है कलरफुल एंड ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, राइट। तो जो प्लास्टिड कलर को प्रोड्यूस करते हैं, विच में भी रेड, विच में भी ऑरेंज, ग्रीन एक्सेट्रा, कोई भी कलर हो सकता है। जो भी प्लास्टिड कलर को प्रोड्यूस करेगा उसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और जो कलरलेस होगा, कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? तो प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं? टू। एक वो जो कलर को प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो जो कलर लेस होता है, राइट। दोज क्रोमोप्लास्ट ओ आर प्लास्टिड कह सकते हैं हम। दोज प्लास्टिड ओ आर क्रोमोप्लास्ट दोनों कह सकते हैं। दोज प्लास्टिड ओ आर क्रोमोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्ट या जो भी प्लास्टिड ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है या क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरोफिल, को कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं दिस क्रोमोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? मतलब प्लास्टिड क्या होता है? सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। लेकिन दो प्लास्टिड या दो क्रोमोप्लास्ट, राइट, विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट या विच कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट लिखिए या फिर क्लोरोफिल लिखिए, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड ग्रीन पिगमेंट को या क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। उसे अनदर नेम दे दिया गया, एक स्पेशल नेम दे दिया गया कि वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर? सो वी कैन से दैट प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। तो हम प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। क्लियर? एक को कह लीजिए ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड। दूसरे को कह लीजिए क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। और तीसरे को कह दीजिए क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन कलर प्लास्टिड। क्लियर? तो आसानी होगी अगर आप प्लास्टिक को 2 कैटेगरी में ना क्लासिफाई करके 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दीजिए। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, दोज प्लास्टिड विच आर कलरलेस आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, those plastid which are colorful are called chromoplast, and those plastid which contain green color pigment chlorophyll are called chloroplast. क्लियर? तो ये हो गया आपका प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब जो ग्रीन कलर पिगमेंट है क्लोरोफिल है, जिसके पास होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा, राइट।
कभी कभी क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, राइट, वो ऑरेंज या बी पिगमेंट अदर पिगमेंट को भी अटैच कर लेता है क्लोरोफिल के साथ। पहला तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, उसके पास क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा। लेकिन कभी कभी सम केसेस में क्या होता है, ये क्लोरोफिल अटैच होता है येलो और ऑरेंज पिगमेंट के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो क्लोरोफिल है ग्रीन है, वो येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट के साथ अटैच होता है, लेकिन क्लोरोफिल रहता जरूर है। दोनों चीज रहते हैं, कंबाइन नहीं रहते हैं, अटैच रहते हैं, राइट। तो हम अगर सिंपली क्लासीफाई करें तो 3 कैटेगरी में, तो हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा कि दोज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट। सीधा कहिए कि प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, ल्यूकोप्लास्ट, those plastid which are colorless, and chloroplast, those plastid which are colorful, and chloroplast, those plastid which contain green color pigment chlorophyll are called chloroplast. फंक्शन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनल्स या दोज प्लास्टिड इन विच स्टोरेज, जो स्टोर करता है सबस्टांसेस को। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, ग्रेन्यूल्स। ये क्या करता है, प्लांट में सबस्टांसेस को स्टोर कर, जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, जो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो प्लांट फूड का प्रिपरेशन करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, राइट। तो ये स्टार्च का जो स्टोरेज होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फूड बनाएगा, राइट। और जो फूड बनेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट, और ऑयल, ग्रेन्यूल, क्लियर। तो किसी फॉर्म में फूड का प्रिपरेशन हुआ क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। अब ये फूड क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, और ये जो स्टोर का फंक्शन है ये होगा आपके ल्यूकोप्लास्ट का, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, एनर्जी फूड का प्रिपरेशन करना, राइट। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का वर्क करता है, राइट। और जो ये क्रोमोप्लास्ट है आपका, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। दोनों क्लोरो एंड क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, सनलाइट को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेते हैं। और उसी की हेल्प से जो क्लोरोप्लास्ट है वो फूड का प्रिपरेशन करता है, और जो फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल ग्रेन्यूल्स, एंड दीज स्टार्च एंड ऑयल ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड बाय ल्यूकोप्लास्ट। हो गया तीनों का फंक्शन, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ सेल्स है, सेल का किचन है। क्यों, क्योंकि आपके घरों में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है ऑब्वियसली। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल का किचन है, क्योंकि सेल में जो खाना फूड का प्रिपरेशन होता है, खाने जो बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। सो इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल्स। एंड द क्लोरोप्लास्ट हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसकी भी मेम्ब्रेन एकदम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है प्लास्टिड, क्लियर। और इसे किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं क्योंकि इसमें फूड का प्रिपरेशन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, राइट। और इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के के ढेर बनाए जाते हैं, उस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो इसमें क्या होता है, खुद का डीएनए होगा, डीएनए और खुद के राइबोसोम पार्टिकल्स होंगे, राइट। और ये जो इसके फ्लूइड है, अंदर का जो मटेरियल्स है, फ्लूइड सबस्टांसेस जैसे कहते हैं स्ट्रोमा, क्लियर। तो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, देयर प्लास्टिड कंटेन हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और इसके जो अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड सबस्टांसेस होते हैं, राइट।
राइट। जो फ्लूइड सब्सटेंसेस है वो क्या है, स्ट्रोमा। और जो ये आपको दिख रहे हैं, क्लियर, ये दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। ये क्या है, ग्रेनम है, और ये स्ट्रोमा है। इसी ग्रेनम में फूड का प्रिपरेशन होता है, राइट। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से एक दूसरे पर, जैसे हम सिक्के के ढेर बनाते हैं ना, उसी तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेनम। और द फ्लूइड सब्सटेंसेस फिल विदिन ए क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्ट्रोमा, राइट। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसी में क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फूड प्रिपेयर होता है। और जब फूड का प्रिपरेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑल ग्रेन्यूल्स, तब क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट से स्टोर कर देता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसे प्लांट यूज़ कर लेता है, राइट। तो इस तरीके से आपका प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश। आपका एक लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक्स।